नमस्कार, मैं हूं कमल चाड़क और आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ। इस समय जो है जम्मू कश्मीर में हम यूटी में हैं, यानी कि यूटी जम्मू कश्मीर। जिस प्रकार से अब 370 के बाद अब नए फेरबदल देखने को मिले, उसके बाद अगर आप बात करें ज़िला डोडा की, तो ज़िला डोडा में भी इस समय गतिविधियां कुछ ऐसी हैं कि कुछ डिलिमिटेशंस का कुछ प्रोसीजर जो है शुरू किया गया। उसके बाद अब आगे का क्या स्टेप्स है, लेकिन इसी के बीच जो है कुछ ऐसी बातें हैं जो करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि एक आरबीए जो है कैटेगरी जो है रिज़र्वेशन की बात करना चाहेंगे। वो पहले जो है 20% जो है आरबीए रिज़र्वेशन होती थी किसी भी जॉब्स के लिए, कोई अगर आपने सरकारी नौकरी पानी है। लेकिन उसमें आज जो ऐसा सिस्टम है कि 10% जो है उस कोटे को कर दिया गया है, क्योंकि ये एरिया जो है जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर एरिया पहाड़ी क्षेत्र का है और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। और मैं आपसे डिस्कस यही करना चाहूँगा, और भी जो है ज़िला डोडा की क्या डेवलपमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ जो है इस समय विशाल कोतवाल जी हैं। ये जो हैं एक जम्मू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और NSUI के भी वाइस स्टेट प्रेसिडेंट जो है रह चुके हैं, और सोशल एक्टिविस्ट हैं और NGO के साथ भी जुड़े हैं और सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं। सर, सबसे पहले जेके टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आरबीए का जो है आपसे मेरी काफ़ी बार डिस्कशन हुई। आज कैमरे के सामने बात करना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है कि 20% जो कोटा था आरबीए का, उसको घटा के 10% कर दिया गया है। कहाँ तक भेदभाव आपको लगता है इसमें है? जी, सबसे पहले हमें आरबीए का जो रिज़र्वेशन का क्राइटेरिया है, कोटा है, उससे पहले हमें थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बेसिकली आरबीए इसलिए बनाया गया था, मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो चाहे कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो वो जो उस स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए वो किसी भी रिज़र्वेशन उनको दे सकता है। लेकिन रिज़र्वेशन की कुछ शर्तें होती हैं, क्योंकि वो सोशली एजुकेशनली जो है और बैकवर्ड होना चाहिए, इकोनॉमिकली उसमें नहीं आता है। तो बेसिकली जो है जो जम्मू कश्मीर का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र है। तो पहाड़ी का होने के साथ साथ इसमें बड़ी सारी दुश्वारियाँ भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आरबीए था वो ज़्यादा नहीं 2000 कुछ में स्टेट गवर्नमेंट ने मुफ्ती गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया था स्टेट में, और 20% इसकी रिज़र्वेशन रखी हुई थी। 20% इसलिए रखी हुई थी कि जैसे ओबीसी का एट पार नेशनल लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है, वैसे ही स्टेट लेवल पे जो है, क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं, सोशली एजुकेशनली जो बैकवर्ड लोग हैं, उन्हें किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाना है। और जब ये इम्प्लीमेंट हुआ था उसके काफ़ी फ़ायदे होने लगे थे। तो जो ये लोग हमारे दूर दराज रहते हैं, जैसे उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे ना के बराबर है, स्कूल इतने दूर हैं, जा नहीं सकते, पहाड़ी क्षेत्र है, आपके और भी बड़ी सारी कंडीशंस होती थी जिससे कि वहाँ के जो लोग थे वो और पिछड़े हो जाते थे। मैं आपको एक मोटी एक स्टेट के एग्जांपल देना चाहता हूँ। कश्मीर का आपका टंगधार का एरिया आप देख लें, आप पुंछ रजौरी का सुरनकोट या मेंढर का इलाका देख लें, आप बनी बसोली बिलावर का एक एरिया देख लें, या आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के आप ये अपना भद्रवा के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो देख लें, सिराज का एरिया देख लें, किश्तवाड़ में मड़वा दक्षिण पाडर का एरिया देख लें, आप गूल संगलदान, ये सारी चीज़ें देख लें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी। अब हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा इस क्षेत्र में है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम में आ नहीं रही है, तो उसको आगे लाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो कदम उठाने थे। फिर उन्होंने जो है रिज़र्व बैकवर्ड एरिया एक रिज़र्वेशन बना दिया। उसमें हिंदू भी आता था, मुसलमान भी आता था, किसी भी कास्ट का आ सकता था, और वो जब उसमें इंडक्ट हो जाता था और जब वो उसकी इनकम 8 लाख से जब ऊपर हो जाती थी, मान लो कि कोई बंदा आरबीए में जिसकी एंट्री होती है, सिलेक्शन होती है, जब उसकी इनकम 8 लाख से ऊपर हो जाएगी तो उसकी फैमिली में आरबीए नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली वो जो उस बेनिफिट है उससे महरूम हो जाएगा। और वो अच्छी चीज़ थी, हम उसे अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जिस तरह से कुछ टाइम पहले मैंने ये चीज़ देखी कि 20 से घटा के 10% करना, और वो भी इतनी बड़ी स्टेट, इतनी बड़ी आबादी को आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है
ये स्टेट को कहीं ना कहीं थोड़ा और पीछे धकेलेगी। और स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के बनी बसोली बिलावर एरियाज़ को, चाहे हमारे डोडा के दुर्गम क्षेत्र हैं, चाहे किश्तवाड़ के हैं, रामबन के हैं, और कश्मीर के जो कुपवाड़ा, बांडीपोरा, बारामूला जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, जब से यूटी बनी है, जम्मू कश्मीर में जो फेरबदल हो रहे हैं, आपको लगता है कोई भी ऐसा आदमी जो सामने आया जिसने ये बात रखी कि जो है 10% आरबीए की रिजर्वेशन आई है, इस पे बातचीत करनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र है, उस पर आप भी जो है उस समय मुझे लगता है कि NSUI में रहे होंगे, तो क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की डिस्कशन आपकी भी रहती है, या आपने यूथ जो लीडर हैं आपके उनसे बातचीत रही, या आगे इसका परिणाम क्यों नहीं निकल पाया? देखिए, जब ये डिसीजन आया था उस टाइम मैं NSUI से त्याग पत्र दे के मैं इंडिपेंडेंट हो चुका था, और एज ए इंडिविजुअल मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं इस चीज़ को सोशल मीडिया के थ्रू लोगों के तहत मैं उठाऊं, और मैंने वो कहीं कोशिश भी की, लेकिन मुझे समझ नहीं आई लोगों को कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज किया, इस चीज़ को कभी अपलिफ्ट करने की कोशिश नहीं की है। और मैंने अपने बिहाफ पे इस चीज़ को काफ़ी करने की कोशिश की थी, बट मैं नाकामयाब हुआ। और जो फेरबदल जम्मू कश्मीर में उसके बाद हुए हैं, कहीं ना कहीं वो सराहनीय भी हैं। कुछ कदम काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं। अच्छा, इसी में आरबीआई को लेके एक सवाल मेरे जहन में आया कि जब आप जो है कभी अपने जम्मू कश्मीर में कोई जो है एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरते हैं, तो इसमें इसका जो है आप जो है यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ही ने कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए इम्प्लॉयमेंट करना है, तो वहाँ पे आरबीआई का कहीं आपको कॉलम मिलता है कि जनाब आरबीआई का फॉर्म है? अगर नहीं है तो ये किन लोगों की लापरवाही है, आपको लगता है इनसे होना चाहिए? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो ओबीसी के क्राइटेरिया पे ही आरबीआई को सेटअप किया था हमारी स्टेट में, और अगर ओबीसी वो सेंट्रल लेवल पे आप उसी टर्म्स कंडीशंस पे आप कर सकते हो। और कहीं ना कहीं ये स्टेट की नाकामयाबी है कि जो आरबीआई का स्टेट में आप उनको कोटा दिया है, रिजर्वेशन दिया है, अगर वो किसी सेंटर के किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं या किसी भी आवेदन को करते हैं, तो उनको करना ये चाहिए था कि उसको ओबीसी में इंडक्ट करते। लेकिन अगर नहीं करते तो मेरी एक और आप आरबीआई को टोटल ख़त्म कर दीजिए, और जो 27% रिजर्वेशन अगर ओबीसी को मिल रही है नेशनल लेवल पे, उसी को आप JNK में कर दे, क्योंकि ओबीसी में कोई भी आ सकता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। और वही आरबीआई का जो था चीज़ें थी उसमें भी बैकवर्ड क्लासेस है, तो सारी चीज़ें एक समान है, तो उसको अगर वो ओबीसी में कर लेते तो अच्छा है। बिल्कुल। अब मैं यहाँ से आपको जो है दूसरे रुख की ओर ले जाऊँगा, जहाँ से की बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट की मांग ज़िला डोडा में जो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करने की जो है बात की जा रही है, यानी कि भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट देने की बात की जा रही है। जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, डिलिमिटेशन कमीशन जो है किश्तवाड़ में आया, वहाँ पे बातचीत जो है बड़े बड़े लोग गए, अपनी पार्टीज़ को मत रखा, या कोई सोशल एक्टिविस्ट गया उन्होंने मत रखा, लेकिन वहाँ पे बीजेपी जो है एक बीजेपी की ओर से भी इलेक्शन के टाइम पे आपने सुना होगा कि एक उनकी तरफ से बयान जारी किया जाता था कि जनाब डिस्ट्रिक्ट की जो है जल्द से जल्द मांग भद्रवा की पूरी की जाएगी। क्या लगता है आपको, जम्मू कश्मीर में कितने नए डिस्ट्रिक्ट आएंगे, और ये भद्रवा का अगर डिस्ट्रिक्ट मिलता है तो क्या इसमें क्रेडिट बीजेपी को जाएगा या उन तमाम लोगों को जाएगा जो इसमें अभी तक जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे कि इस लोकेशन को जो है डिस्ट्रिक्ट दिया जाए? बिल्कुल, आपका जो सवाल है काफ़ी वाजिब सवाल है, और आजकल काफ़ी इस पे जो भी है मतभेद हैं कुछ लोगों के, और ये सरगर्मी इस सवाल पे चल रही है। मेरा ये कहना है कि आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लें तो जो भद्रवा है वो किसी टाइम में इंडिपेंडेंट एक रियासत हुआ करती थी, पहले चंबा के साथ थी, फिर चंबा से इंडिपेंडेंट हुई, फिर ये अपनी एक इसकी सोवरेन स्टेट थी ये। फिर उसके बाद चंबा से जो डोगरा रूलर्स हैं उन्होंने मिलके फिर से इसको राजा अमर सिंह की इसको जागीर किया, हम JNK के साथ एसोसिएट हुए। ये तो पुरानी हिस्ट्री है। उस टाइम जो है पूरा भद्रवा का आज का ये नहीं है कि अमीरा नगर से लेके सरतिंगल, भद्रवा मैं कहना चाहता हूँ कि जो भद्रवा है बेसिकली जो भद्रवा है वो हमारा गोवा मरमत सुध महादेव से स्टार्ट होता है और अपना पीछे द्रबशाला किश्तवाड़ के एंडिंग तक है।
और इसमें आपका ब्लेंस भी आता है, इसमें आपका खिलेनी का एरिया भी आता है, इसमें आपका डोडा भाला का जो एरिया है वो भी आता है। और ये सारी जो चीज़ और इसमें हम देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं। जैसे ब्लेंसी है, चाहे आपका कि आज ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट मान रहे हैं, अलग मान रहे हैं, ये भी आप सेपरेटिज़म की ओर जा रहे हैं। ये ऐसी बात नहीं है, हम सब एक हैं, ये सारा हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है पुराना। अगर इसको आज 1954 में अगर इसको तहसील बना के उधमपुर के साथ लगाया गया, फिर उसको डोडा के साथ लगाया गया, तो आज वक्त आ गया है, आज उसकी पॉपुलेशन, उसकी डेमोग्राफी, उसका जो एरिया है, उसको आप फिर से रीयूनाइट करके एक अच्छी आप इसको डिस्ट्रिक्ट बना सकते हो। और काफ़ी मुझे जहाँ तक लगता है डिस्ट्रिक्ट आने से हमारे भदरवा के भदरवाइयों का बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो, एक रियासत को आप एक तहसील बना देते हो, फिर उस तहसील को काट के आप अलग अलग सब डिवीजन में डिवाइड कर देते हो। सवाल मेरा इसी में वही है कि क्या बीजेपी क्रेडिट ले रही है यहाँ जी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है सेंटर में है, तो क्या हम करवा रहे हैं या ये जो वो तमाम लोग? ये एस्पिरेशन जो है लोगों की एस्पिरेशंस है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो लोगों की एस्पिरेशंस पे उनको खरा उतरना है। और अगर बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी पार्टी अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेटस, अगर डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करती है भदरवा को, तो मुझे लगता है उससे और कोई खुश नसीबी कोई हो नहीं सकती। अगर बीजेपी करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। बीजेपी अगर अच्छा काम कर रही है तो हमें भदरवाइयों को कोई उसमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट आज तक किसी ने नहीं दिया, अगर आज डिस्ट्रिक्ट बीजेपी देती है, तो मुझे उम्मीद है, पूरी आशा है कि जिस तरह से हमारे सेंटर में पीएमओ जितेंद्र सिंह हैं, जिस तरह से मोदी जी की एक विजन है, जिस तरह से हमारी जो डीडीसी के चेयरपर्सन हैं, उन सब का मैंने इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, उन सब का जो विज़न है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो बीजेपी का विज़न है वो भदरवा को और इस स्टेट को और तरक्की की ओर लेके जाएगा। और मुझे लगता है जल्द से जल्द भदरवा को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस मिलेगा। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ऐसा करना चाहूँगा, यानी कि आप युवा हैं इस समय जो है, और चिन्हाव बेल्ट की बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, रामबन में इस समय जो ज़्यादातर युवा आपको भी देखने को मिल रहे होंगे, और एजुकेटेड युवा हैं, ऐसा है नहीं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन रोज़गार के मामले में जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में युवा इस समय दर-बदर है, अगर आप बात करें इस समय पीएचई डेली वेजेस की, तो वो भी कभी धरने पे बैठ जाते हैं कि जनाब हमें परमानेंट किया जाए। उसको छोड़ के अगर आप आशा वर्कर्स पे आ जाएं, कभी वो धरने पे बैठ जाती हैं कि हमारी जो है रोज़गार बढ़ाया जाए। जम्मू कश्मीर में रोज़गार को लेके युवा के मन में क्या सवाल है, और युवा इस समय क्या परेशान है, या क्या आपकी सोच क्या है? देखिए, बेरोज़गारी का जो ये प्रश्न है, ये सिर्फ हमारे जम्मू कश्मीर में सीमित नहीं है, ये पूरे हमारे हिंदुस्तान, और मुझे जहाँ तक लगता है ये कोरोना की वजह से ये रिसेशन पूरा वर्ल्ड में है, देखने को मिल रहा है। और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, पार्टिकुलरली हमारे एस्टवाल डोडा डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनमें आप बेकारी की बात कर रहे हैं, और सही भी बात है, बेकारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टार्टअप्स वगैरह जो चला रही है, जिस तरह से लोन प्रोवाइड कर रही है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, और होगा भी। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, रिसोर्सेज आपके पास है नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम होगी। और यूथ को चाहिए कि वो सेल्फ रिलायंट बने, अपने पैरों पे खड़ा रहे, अपना रास्ता खुद बनाए, ना कि सरकार की तरफ देखे। हाँ, सरकार से उपेक्षा है, सरकार को ये सब चीज़ें करनी है, जो मेरिट में फॉल करेगा, जो मेहनत करेगा। अब तो वैसा सिस्टम है नहीं है कि जिस तरह से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजेस के क्वेश्चंस हैं, ये आशा वर्कर्स है, देखो डेली वेजेस पहले क्या होता था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे स्टेट में आती थी और वो कहते थे कि हाँ भाई, हमें इतने वो लगा देंगे, रोज़गार कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। वो जहाँ मिल जाता था वो करते थे, चलो भाई आप सारे डेली वेजर, ठीक है। और कहीं पे मैंने ये देखा कि कोई फलाना मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन जाता था, वो अपने एरिया में जाता था जहाँ पे उसको ज़्यादा वोट मिले, चलो भाई स्पेशल भर्ती, सारे पुलिस में भर्ती हो जाते थे, सारे कुछ ना कुछ वो किसी को हो जाता था। लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब वैसा सिस्टम नहीं रहा। और जो लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, सब काम कर रहे हैं। और जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिस तरह से JNK में वो रिक्रूटमेंट आ रही हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनती होगा, जो मेरिट में आएगा, वो जॉब लेगा। और जो अगर नहीं लेता, उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ न कुछ अपना काम करें,
कुछ ना कुछ अपना रोज़गार खुद से प्रोड्यूस करें, क्योंकि हम गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो हम ओवरेज हो जाएंगे और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे और कोसते रहेंगे। और ऊपर वाला भी कहता है कि भाई पहले जो भी करना है तो खुद अपने बलबूते पे उठो करो, ऊपर वाला भी उसी के बाद साथ देगा। बिल्कुल। आजकल जिस तरीके से जो है बातचीत करना चाहेंगे, जो आजकल के स्कूली बच्चे हैं, यानी कि जो हमारा बच्चा है जो स्कूल जाता था, पहले दिन भर स्कूल रहता था 10 to 4 कहें या 8 to 2 बजे तक जो है, अब वो सिस्टम कहीं ना कहीं बदलाव आपको भी देखने को मिलेगा कि आजकल जो है ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस को आप कैसे ऑब्ज़र्व करते हैं? ऑनलाइन क्लासेस को लगता है आपको कि बच्चा वो अपना 100% दे रहा है ऑनलाइन क्लासेस में, या मतलब फैमिली जो है वो, क्योंकि इस समय जो है ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा जो है पहली बार शायद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस चीज़ को, या हिंदुस्तान में कहें तो इस चीज़ को देखने को मिल रहा है कि आप ऑनलाइन स्टडी ले रहे हैं। लेकिन क्या ऑनलाइन स्टडी कामयाब हो पा रही है? आपको, आपके नज़रिए से क्या सोचते हैं? देखिए, जो ऑनलाइन स्टडी है ना, वो इज़ नॉट मच इफ़ेक्टिव देन ऑफलाइन स्टडी। ऑफलाइन स्टडी का कुछ एक और डेकोरम होता है। स्कूल में जो बच्चा है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखता है, स्कूल में और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, और भी डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं, और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं। एक डिसिप्लिन होता है, सुबह उठना है, जाना है, आना है, सब कुछ करना है, और वो चीज़ें आपको घर में या ऑनलाइन एजुकेशन में आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अब ये तो हमारे हाथ में था नहीं, तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं। लेकिन मैं जहाँ तक ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से, कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें ठीक हों। हर एक जो भी इंसान है, चाहे स्कूल एजुकेशन है, चाहे बिज़नेस है, चाहे आपके जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ठप हुई हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, वो सारी स्ट्रीमलाइन आ जाएं। जैसे 18-19 से पहले जिस तरह से हम चल रहे थे, सारे वैसे ही चलें, और इसके अलावा हम कर भी नहीं कुछ सकते। यही मेरी आपसे, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ का शायद ज़्यादा नॉलेज ना हो। मैं तो आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। देखियो, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पे आपका नेटवर्क नहीं आएगा, बिल्कुल कहीं, और आपके जो फैमिलीज़ हैं वो इतनी सक्षम नहीं है कि वो एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड आईफोन रखें और वो बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं, और मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि यहाँ तो चलो J&K में फिर भी उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बाहर के झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो कुछ स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो बच्चे हैं ना 10th 12th अभी पहुँची नहीं है, और वो उनकी जल्दी जल्दी शादी करवा रहे हैं। क्यों? बर्डन समझ रहे हैं वो। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से हुई हैं। और एक इलिटरेसी जो चीज़ें हैं, लोग जो इतने इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं है कि वो इतनी चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके बच्चों को दे पाएँ, इतनी अच्छे से कर पाएँ। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, गवर्नमेंट से अपील है कि अगर ये ज़्यादा चीज़ें चलेंगी तो आपको ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वो लोगों में बांटने चाहिए, फ्री बांटने चाहिए। अगर आप मिड डे मील में अगर राशन आप फ्री बांटते हो बच्चों को, तो आप एक एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन अगर आप दे सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी यही तो अच्छी सजेशन जो है आप दे रहे हैं। और आखिरी में जो है कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। जैसे कि बात करें, आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा है, किश्तवाड़ एरिया है, हिली टोपोग्राफी है, तो सड़कों की बात आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि हालात क्या हैं। एक्सीडेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ़ केसेस दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। आप प्रशासन के ऊपर जिम्मेवारी समझें, या लोगों की, या ड्राइवर्स की गलती समझें, या ट्रैफिक विभाग की गलती समझें, ऑब्जर्व क्या करते हैं आपकी, मतलब क्या, कहाँ पे त्रुटि रह रही है? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको हिमाचल ले जाना चाहता हूँ और उत्तराखंड ले जाना चाहता हूँ। उत्तराखंड और हिमाचल हिली एरिया है। आपने एक्सीडेंट वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वही जो चीज़ है जम्मू कश्मीर में नहीं है। जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, जहाँ पे सरकारी गाड़ियाँ चलेगी, सरकारी एक एक्सपीरियंस लोग वहाँ पे चलाएंगे, एक अच्छा डेकोरम होगा, वहाँ पे आपके एक्सीडेंट होने के कम चांसेस होते हैं। रोडें तो वहाँ पे भी ख़राब है, रोडें तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंड कर्व्स है, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं उतनी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे क्यों ज़्यादा है? कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे पूरा प्राइवेटाइज कर दिया इस चीज़ को। उन्होंने कभी भी ट्रांसपोर्ट को पब्लिक होने नहीं दिया। गवर्नमेंट की SRTC बसें, मुझे डोडा डिस्ट्रिक्ट में 4 बसें भी अगर आप निकाल के दिखाओगे कि ये 4 बसें अभी इस रूट पे अप्लाई करती हैं, तो मैं देखता हूँ है ही नहीं है। और वही आज मैं देख रहा हूँ कि जम्मू में जिस तरह से मेट्रोज़ का एक मोनोपोली थी,
प्राइवेट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की, वो ख़त्म हो रही है। अब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक वो जो है बैटरी बसेस चलना शुरू हो गई हैं और काफ़ी अच्छी उनमें बैठने के लिए भी जगह है, टाइमली चलती हैं। वही चीज़ें इनको डोडा, किश्तवाड़, रामबन इन एरियाज़ को लगानी चाहिए और उससे एक तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ऊपर से जो इंसानी जो जानें हैं वो ज़ाया नहीं होंगी। आप जितना उनके मरने पे कंपनसेशन देते हो ना, तो वो सारी कंपनसेशन अगर आप मिला के अगर उनमें उधर अगर बसें देते ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होती गवर्नमेंट को। और ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन और ये जो हमारे बाबू लोग हैं, इनको इतना, अब वो ऊपर से पढ़ के आए होते हैं, इनको इन चीज़ों पे अपना दिमाग इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि भाई कैसे इन चीज़ों को रोका जाए। देखिए भाई, ये सब चीज़ें जो रोकनी है ना, इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम होती है, रोड्स ख़राब हैं, हम मानते हैं इन चीज़ें होती हैं, बहुत ऊपर ऊपर गांव है, दूर दूर इलाके में लोग रहते हैं, इसमें डिपार्टमेंट्स की भी लापरवाही होती है, खुद लोगों की भी प्रॉब्लम्स लापरवाहियाँ होती हैं खुद। ये सारी चीज़ें जो है कलेक्टिव्स हैं। हम एक किसी पार्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट या किसी एजेंसी पे हम ये नहीं कर सकते और हमें पॉजिटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट जो आज के टाइम में एलजी गवर्नमेंट कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है और मुझे उम्मीद है इन फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं और मिलेंगी ज़रूर। शुक्रिया जेके टाइम्स को कीमती समय देने का विशाल जी। और मैं जो है आपको बता दूं, लगातार ऐसी प्रकार की डिस्कशन जो है जेके टाइम्स पे आगे भी जारी रहेंगी और ख़ास तौर पे आरबीए यानी कि बात करें आरबीए की, तो उसकी रिजर्वेशन जो है 20% की बात करें वो थी, लेकिन अब जो है 10% है। लेकिन 10% में जब यूथ से जब मिलोगे आप, तो वो अपना रोना रोता है कि जनाब आप तो हमारे पास कभी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हमारा कोटा कम है, हमारा जो सिस्टम है वो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हमने डिस्कस किया विशाल जी के साथ, तो क्या कुछ इनकी राय थी वो भी हमने आपके सामने रखी। अपनी राय भी ज़रूर दें कि क्या कुछ डिस्कशंस में आपको क्या लगा कि ये कमी जो है रही है या ये पॉइंट जो है जेन्युइन पॉइंट जो है सामने रखें। बने रहिए जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।